अलग अलग है नाम तेरे पर काम है तेरा एक, हाथ जोड़ सब नमन करे सब करे रुद्र अभिषेक, भोले का जो ध्यान करे वो काम करे है नेक, देवों के है देव हमारे हर हर महादेव, बनो योगी पढ़ो मंत्र बोलो शंभू शिव शंकर, तेरी भक्ति है निरंतर, बोलो शंभू शिव शंकर, एक में अनेक है जी एक में अनेक, होके खुद को पाले आजा कुंभ आके देख। ऐसे गाना। अरे वाह। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। वो कहते हैं ना कि वेब सीरीज, कहानियां, फिल्में और हमारी जिंदगी बिना म्यूजिक के ये सब अधूरा है, और म्यूजिक को म्यूजिक बनाते हैं कमाल के म्यूजिशियन। और ऐसे ही आज म्यूजिशियन हमारे साथ आज इस खास इंटरव्यू में मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ सुधीर यदुवंशी जी की। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। बेहद शुक्रिया और धन्यवाद आपका कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। धन्यवाद। इस तरह मैंने कहा शुरुआत में कि म्यूजिक को म्यूजिक बनाते हैं कमाल के म्यूजिशियन, और इस साल जो अभी शुरुआत हुई, आगाज हुआ, आपने भी अपने नए प्रोजेक्ट्स का आगाज कर दिया, लेकिन पिछला साल बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहा। एक रियलिटी शो से एक प्लेबैक सिंगर बनना, बड़े बड़े चेहरों को अपनी आवाज़ देना, बड़े बड़े फिल्मों के हिट होने की वजह बनना, कैसा सफ़रनामा चल रहा है, कितना मज़ा आ रहा है? हाउ यू एंजॉइंग दिस रोलर कोस्टर जर्नी? शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था ना म्यूजिक, तब मैं डिफरेंट सोचता था इस बात के लिए, और अब मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोचता हूँ। पहले मुझे लगता था यार कि रियलिटी शोज़ में जाके मैं बड़ा स्टार बन जाऊँगा और वहाँ से मुझे स्टेज मिलना शुरू होगा, लेकिन किसी भी रियलिटी शो को करने से पहले मैंने लाइव परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। जब मैं कॉलेज में था तभी मैंने लाइव परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे शोज़ में करता था, मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो महीने में मैं 15 से 20 शोज़ भी करता था। लेकिन पैसा था, अर्निंग थी, लेकिन एक होता ना कि अब मैं आगे क्या करूं, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन मेरे को लोग जानेंगे कैसे, मुझे प्यार कैसे करेंगे, गाना क्या करूं मैं ऐसा। तो पहला प्लेटफॉर्म था रियलिटी शोज़। तो लगभग 19-20 रियलिटी शोज़ किए, और उसमें से 3-4 में मैं टीवी पे आया। ज़्यादा में आया भी नहीं, वो भी 5-6 एपिसोड के लिए, मतलब टॉप तक किसी भी उसमें नहीं गया। वहाँ से फ्रस्ट्रेट हो के मैंने दिल्ली छोड़ने का फैसला किया। फिर मैं मुंबई गया, 7-8 महीने स्ट्रगल किया, लोगों से मिलने की कोशिश करी, और फिर कहीं जाके मुझे कुछ स्क्रैचेस मिलने स्टार्ट हुए। स्क्रैच होता है जैसे कोई गाना बन रहा है ना, तो गाना बनने से पहले उसकी सिचुएशन के ऊपर ना पिचिंग होती है। काफ़ी सारे म्यूजिक कंपोजर्स के पास जाता है वो कि भाई ये सिचुएशन है, ऐसा गाना चाहिए, ये लिरिक, मतलब इस फील की चीज़ें चाहिए, तो बनती हैं। तो फाइनल होने से पहले ना वो 50 सिंगर्स गा देते कम से कम। तो उस तरह के गाने पहले गाए, ट्रेन किया अपने आप को, और फिर ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि कोई गाना भाई मैंने गा रखा है और वो किसी और सिंगर की आवाज़ में सूट नहीं कर रहा, या फिर बोल दिया यार ये अच्छा है, इसके और कोई ट्राई नहीं करेंगे, इसको ले लेते। तो इस करके मेरे को गाने मिले। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लास्ट ईयर अभी तक का सबसे बेस्ट साल था मेरा एज अ सिंगर, एज अ परफॉर्मर, क्योंकि बॉलीवुड में, वेब सीरीज़ में, हर तरह की जगहों पे मैंने गाना गाया, और काफ़ी सारे गवर्नमेंट सॉन्ग्स भी गाए हैं, गवर्नमेंट के लिए, अलग अलग स्पेशल डेज के लिए। और पहले मुझे लगता था कि यार मतलब कि सुपरस्टार बनना है, ये करना है, ये गाना गाना है, वो गाना है वो, लेकिन थ्रू आउट माई जर्नी मेरे को ये समझ में आया कि जर्नी बहुत ज़रूरी है ना। हर चीज़ के मज़े लेना बहुत ज़रूरी है, और हर पल को जीना बहुत ज़रूरी है एज अ म्यूजिशियन। बिल्कुल। तो वही अभी मैं कर रहा हूँ, और वही मेरा प्लान है कि मेरे को यही करना है कि मुझे मज़े लेने। बिल्कुल। जब मैं कोई भी गाना गाने रिकॉर्ड करने जाऊँगा, या मैं स्टेज पे जाऊँगा, या फिर मैं किसी भी XYZ इंसान से मिलूँगा एज अ सिंगर, तो मुझे सिर्फ खुश रहना, खुश रखना है, और मज़े करने हैं जीवन में। बिल्कुल। तो ये मेरा गोल है। मजे मजे तो आप करते रहे, हम ऐसा ही आशा करते हैं। मजे से याद आया कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पिछले साल जो आपके जितने भी गाने रहे हैं, उसमें से आपका फेवरेट, जो आपको सबसे मजेदार गाना लगा हो, जो आपका दिल के सबसे ज्यादा करीब हो। पहले तो 2 लाइनें उसकी गुनगुनाएंगे, ये हम फ्री में कॉन्सर्ट दे रहे हैं अपने फैंस को, बट हाँ 2 लाइनें उसकी, और थोड़ा सा उसके उसकी एक जो आपकी क्लोज है उसकी कहानी की, क्यों ये गाना आपके दिल के नजदीक है। जी बिल्कुल। तो मैंने पिछले साल लगभग 80-85 गाने रिकॉर्ड किए, और लकी रहा मैं कि मुझे पहला ऐसा गाना, मतलब कि शुरुआत के स्टार्टिंग में ही 2-3 महीनों में ऐसा गाना मिला जो कि एक बड़े स्टार ने मतलब कि अपने ऊपर फिल्माया, अक्षय सर ने। यस, शंभू और शंभू जी। ऑफ कोर्स, उसका मतलब पिछले साल का सबसे बेस्ट गाना वही है मेरा।
और मेरे दिल की भी बहुत करीब है, क्योंकि मैं उसको ना मतलब ऐसे कोई सिचुएशन नहीं चाहिए मुझे उसको सुनने के लिए। जनरली क्या होता है ना, सिंगर्स और जो कंपोजर्स होते हैं ना, एक बार रिलीज हो गया, हिट हो गया, उसके बाद वो अपने आप को सुनते नहीं है, बोलते नहीं मुझे नहीं, मतलब कि अंदर से फील होता है कि नहीं हम आगे देखेंगे क्या करना है, हमें बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है इस गाने के साथ। ओके, लेकिन ये इस तरह का गाना है कि जिसके साथ अटैचमेंट बड़ा नेचुरली बिल्कुल किसी का भी हो जाए, बिल्कुल, सदाबहार गाना है ये। हाँ मतलब स्पिरिचुअल है ना, यस, ऑब्वियसली। जो भी भगवान भोलेनाथ को मानता है वो तो जरूर सुनेगा, बिल्कुल तो वैसा गाना मैं भी बहुत मानता हूँ। जी, बिल्कुल। तो ये रहा सब आप सभी के लिए। अलग अलग है नाम तेरे पर काम है तेरा एक, हाथ जोड़ सब नमन करे, सब करे रुद्र अभिषेक, भोले का जो ध्यान करे वो काम करे है नेक, देवों के हैं देव हमारे, हर हर महादेव बनो योगी, पढ़ो मंत्र बोलो शंभू शिव शंकर, तेरी भक्ति है निरंतर, बोलो शंभू शिव शंकर। क्या बात है, जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। जिस तरह आपने बताया कि अक्षय कुमार सर ने अपने ऊपर इसको फिल्माया, तो क्या वार्तालाप हुई आपके बीच में? मेकिंग ऑफ द सॉन्ग के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। मेरी वार्तालाप तो बिल्कुल नहीं हुई थी जब तक मतलब कि मैंने गाना जब रिलीज हुआ उससे 6-8 महीने पहले गा दिया था, और मुझे पता नहीं था। एक रूल और है इंडस्ट्री में काम करने का, वो मैं बता देता हूँ आपको, गाना गाओ, काम करो, भूल जाओ, ओ, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है वो कब रिलीज होने वाला है, कब कुछ होने वाला है उसके साथ में, अंटिल वो आपने खुद ने गाना मतलब इंडी रिलीज के लिए नहीं बनाया, आपकी खुद की एल्बम या खुद की चीजों के लिए। इंडस्ट्री में कोई भी गाना बन रहा है तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है और सही सिचुएशन पे वो आता है। तो पहले तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये आने वाला था OMG 2 में, लेकिन फिर उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन लकी ये हुआ कि लकी मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि अक्षय सर को पसंद आ गया, तो उन्होंने उसको मतलब कि एज अ सिंगल शूट किया। बिल्कुल। और गाना बन चुका था, मिक्स हो चुका था, जा चुका था, शूटिंग भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, मुझे कुछ नहीं पता था। ओके। और जब रिलीज होने वाला था उससे 1 हफ्ते पहले मुझे कॉल आई, और कॉल आने के जस्ट 5 मिनट पहले स्पॉटिफाई पे वो मैंने पोस्टर देखा था। बिल्कुल। और मैं पहले तो समझ नहीं पा रहा था यार ये क्या है, ये मैं हूँ मतलब मेरा गाना है, कौन सा गाना है, मतलब ओके। कब किया था मैंने ये गाना। फिर सामने से विक्रम मोंट्रोस सर का कॉल आता है, उन्होंने मुझे पूरा ब्रीफ बताया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरा गाना ऐसे ऐसे हमने शूट भी कर लिया है, सब कुछ हो गया है, मैं चाहता था तेरे को सरप्राइज दें, और अक्षय सर ने इसमें एक्ट किया है। उन्होंने अक्षय सर है, तो मैं बहुत खुश हुआ, और मेरी कुछ सेकंड के लिए ही बात हुई थी। डिड ही अप्रिशिएटेड इन विच वे, कैसे उन्होंने क्या कहा? बहुत बढ़िया गाया तूने बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा Yeah, मतलब वो obviously. इतना बड़ा आदमी कुछ बोलता है तो आप फिर सामने से क्या बोलोगे, सोचता ही है बंदा क्या बोलूं इसको, है ना। मतलब मैंने बोला धन्यवाद सर, बस नहीं, उससे बिल्कुल ज्यादा तो कुछ नहीं बोल रहा। बिल्कुल। एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा जो पिछले साल सबसे बड़ी सीरीज थी, सबसे बड़ी फिल्म थी, फिल्म किल की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें भी आपका गाना था जिसने एक कहते हैं ना वार्म अप, प्री वर्कआउट जो जिम में लेते हैं, वो काम किया उसने उस फिल्म में, और बहुत ही वो भी चार्ट बस्टर रहा, और फिल्म अपने आप में हॉलीवुड मांग रहा है हमसे वो प्रोजेक्ट। तो वो कोलैबोरेशन कितना ज्यादा खास था? बहुत खास था। उस गाने के थ्रू मैं मतलब देख पा रहा था अपने आप को, क्योंकि मैं हूँ ऐसा ही, ओके। कल्ट, अच्छा। खतरनाक, पावरफुल, मतलब जो मैं मानता हूँ अपने आप को। ओके। तो शंकर के साथ साथ भैरव भी छुपा आप में। उन्हीं का रूप है नहीं, बिल्कुल। उन्हीं का रूप। अगर भैरव नहीं, कहीं ना कहीं मतलब हर रूप होते हैं ना इंसान के भी, अलग अलग फील होती है, अलग अलग, जहाँ पे डिफरेंट शेड्स। बिल्कुल। अब मैं आपके सामने बैठ के जैसे बात कर रहा हूँ, हाँ। शायद मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे नहीं होऊंगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। BCMC सब चलता होता लेकिन जगह जगह के हिसाब से। तो मेरे को अपने अंदर अपना अक्स नजर आया उस गाने के अंदर, और मुझे पता नहीं था मुझे क्या गाना है। मैं खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, और मुझे बुलाया गया सडनली, खेलते खेलते, है ना, मेरे पास फोन भी नहीं था, तो हम क्रिकेट खेलते थे, सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स थे, लिरिक्स राइटर्स थे, है ना, और बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग थे वहाँ पे सब। तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, किसी और के पास कॉल आया, किसी ने बताया होगा कि वो वहाँ पे खेल रहा है। तो कुमार पाजी करके हमारे पाजी हैं, बहुत बड़े लिरिक्स राइटर हैं ओके। इंडस्ट्री के। तो उन्होंने मुझे बोला जा तेरा वहाँ पे बुला रहे हैं, शाश्वत ने बुलाया, किसी पिक्चर का बड़ा गाना है। मैं पहुंचा और मुझे बड़ा अच्छे से ब्रीफ किया गया गाना, और गाना सुनते ही पहले तो मैं समझ गया था, मैंने कहा वाह मजा आ गया, ये तो मेरा है ना। उस फील्ड में आए,
थोड़ा सा नर्वस हुआ, क्योंकि विश्वास दिखाते हैं ना लोग कि भाई एकदम से किसी और को नहीं बुलाया, मेरे को बुलाया गाने के लिए ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वार्म अप होने में समय लगा, लेकिन जैसे जैसे मतलब मेरा गला गर्म हुआ, किल हो गया। किल कर दिया। किल हो गया, मतलब मजा आ गया उस गाने को गाने के बाद। और मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि अब जर्नी स्टार्ट हुई है एक्चुअल में। और आपने बोला ना प्री वर्कआउट, ये जिम में ही बज रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने वही सुना। डीजे पे तो मेरे को लगा था पहले डीजे पे बजेगा, लेकिन अभी मैं जहाँ पे सुन रहा हूँ, जो भी स्टोरीज मेरे पास कभी भूले भटके कोई डाल देता है, बाई चांस टैग कर दिया भाई सिंगर को ना, यदुवंशी साहब डाल दिया, देख रहा हूँ मैं वर्कआउट करते हुए डाल रहे हैं लोग उसको गाना। बिल्कुल तो ये वो वर्कआउट वाला गाना है, पावरफुल। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि जिस ऑडियंस के लिए जो गाना बना वो वहीं जाके फटता है, और वही इस गाने के साथ हुआ। मैं थोड़ा सा और आता हूँ आप पे, जो अभी मैं आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो आप कोई नए प्रोजेक्ट के लिए शूट कर रहे थे। वो एक किसी नदी के आसपास वो एरिया था, तो वो क्या है, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है इस साल पिटारे से, क्या क्या ऑडियंस को देने वाले हो आप? मैं बताता हूँ, वो बहुत ही खास गाना है। ओके। और वो बहुत ही फीलिंग भरा गाना है, क्योंकि वो समर्पित है हमारे देश के लिए। ओ ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है जो गाना, और वो इसी मंथ रिलीज हो रहा है, यानी कि जैन में ही रिलीज कर रहे हैं हम उसको। ओके। हम ये सोच रहे थे कि कोई स्पेशल ओकेशन हो, ऐसा देशभक्ति कोई ओकेशन हो। वहाँ अभी पर हम रिपब्लिक डे आ ही रहा है। हाँ, तो सोच रहे थे कि इंडिपेंडेंस ओके। डे के आसपास करेंगे, बट मैंने कहा कोई खास मौका नहीं होता है देशभक्ति के लिए। ओके। सबसे पहले तो यही जान ले लोग कि देशभक्ति हर सेकंड आपकी रग रग में बहनी चाहिए। बिल्कुल। तो यही हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसी साल करेंगे, इसी साल शूट करेंगे, इसी साल निकालेंगे। दिन जो डिसाइड हुआ वो जनवरी 18। ओके। गाने का नाम है वतनावे। वतनावे। ओके। और ये कन्वर्सेशन नहीं बोलूंगा, मैं करूंगा एक्सप्रेशन, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने देश को कि यू आर एवरीथिंग फॉर मी। अगर मुझे आपको जरूरत पड़ेगी मेरी, तो मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा बिल्कुल। आपके लिए। थोड़ा सा और सवाल है मेरे, पर उससे पहले मैं जैसे पीएम मोदी जी से जुड़े हुए, रिकी केज जी से जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले आपके कुल पे बात करते हैं। यदुवंशी कुल से आप आते हैं, आपके कुल से ही पहला सुपरस्टार, पहला कलाकार निकले हैं कृष्ण भगवान जी की मैं बात कर रहा हूँ। उनसे बड़ा तो कोई कलाकार है नहीं। आप वहीं से, आप रूट्स आपकी वही हैं। तो किसको कितना इंस्पायर है उनसे, और क्या लाइफ लेसन्स अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े, जो उन्होंने हमें लर्निंग्स दी हैं? बहुत सही बात कही आपने। वंशावली, मैं अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले अपनी वंशावली के लिए मेरा थोड़ा क्रेजी था। कुछ बात ऐसी हुई थी घर पे, तो राज पुरोहित के पास जाके मैं सब अपने बही खाते और वो सब निकलवा के दिखवा के पत्री मैं अपनी। जानना चाहता था कि एक्चुअली में कहाँ से शुरू हुई है कहानी। तो सबसे पहले तो जो सारे यादव हैं वो सब हैं, तो साम के वंशज हैं। अब जो हमारा पता लगा, जो मुझे पता लगा, हम हैं प्रद्युम्न, जो श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े बेटे थे, मतलब कि रुक्मणी जी के जो सबसे बड़े बड़े है ना। और उनको कहते थे कि श्री कृष्ण का अक्स है, पूरा तपस्वी है बहुत। तो उनके वंश से अपना वंश है। और मैं ही नहीं, मेरे वंश वाले लोग ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया ही आज के समय पे श्री कृष्ण जो कि सबसे बड़े टीचर हैं, यस, वो कलाकार भी हैं। ऑब्वियसली कलाकारी उन्होंने बचपन में कर ली थी, जितनी करनी थी। जब तक उन्होंने कंस को मारा, बहुत कलाकारी की उन्होंने, है ना, बहुत मतलब कि एंजॉय किया लाइफ को। वो डांस कर करके राक्षसों हाँ। को मारा और बांसुरी बजाई, Yes. है ना, सबको रिझाया। लेकिन उसके बाद उनका एक अलग चैप्टर है। यस। वो वाला चैप्टर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने कहा, पावर, ओके। सत्य की विजय हो, कुछ भी हो जाए, ओके। चाहे करना कुछ भी पड़े, धर्म जीतना चाहिए। तो वो वाला जो पर्सपेक्टिव है मुझे श्री कृष्ण का, वो ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। महाभारत में जो उनका रोल है, जो उन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को और पूरे विश्व को दिया है, बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। बिल्कुल। जिसमें से सबसे बड़ी चीज तो मतलब जो मैं अपने आइडल्स को भी फॉलो करते हुए देखता हूँ, वो यही है कि अपने कर्म ही धर्म है। कर्म ही धर्म है, कर्म प्रधान बनो, कर्म पे ध्यान रखो। बाकी टेंशन होती है जीवन में बहुत सारी चीजों की, हर किसी को होती है, हमको भी होती है। क्योंकि सपने तो देखे हैं ना सबने, कि यार ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। होता कुछ है नहीं अपनी मर्जी से। जो डेस्टिनी में होगा वही, जो ऊपर वाले ने लिखा है, जो चाहा है वही होना है। बिल्कुल, है ना। हम सोच अच्छा सकते हैं, हम कर अच्छा सकते हैं, तो उस पे फोकस रहे। ओके। ये सीखा, सीखता हूँ। बिल्कुल।
अगला मेरा सवाल आपसे है कि 9 तारीख को जिस तरह आपने प्रधानमंत्री जी के सामने ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज साहब के साथ और पूरा आपका जो बैंड था उसके साथ परफॉर्म किया, देशभक्ति का वो भी एक गाना था, वो भी एक प्रतीक था, एक रेफरेंस था देश का, तो थोड़ा उस गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए। और फिर मोदी जी ने किस तरह आपको अप्रिसिएशन दी, वो भी थोड़ा सा बताइएगा ज़रूर, क्योंकि उनको कहा जाता है कि बेस्ट पीएम ऑफ द डेकेड जो अब तक जितने भी रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। डेफिनेटली मैं भी दिल से हृदय से यही मानता हूँ कि आज तक सभी ने अपने योगदान दिए होंगे। हम थे नहीं तो हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं उनके बारे में, लेकिन वो हमारे समय में हमारे मतलब प्रधानमंत्री बने हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ और सीख भी पा रहा हूँ और मतलब बहुत सारी चीज़ें महसूस भी कर पा रहा हूँ जो भी दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि हम दुनिया भर में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और वहाँ के लोग बताते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो बेसिकली जो वहाँ के क्या बोलते हैं उनको, एनआरआईज हैं, ये शो उनके लिए था। तो प्रवासी भारतीय दिवस करके था 9th को जो था, और रिकी सर जो कि 3 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर है हिंदुस्तान के लिए, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो कि पेड़ पौधे, नदी, झरने, जानवर, ऐसे कॉन्सेप्ट पे गाने बनाते हैं जिन पे कोई नहीं बनाता, ठीक है। तो उनके साथ ये शो था और प्रवासी भारतीयों के लिए था, जो बहुत प्राउड है आज के समय पे कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने हम भारतीयों को एकजुट किया है। बिल्कुल। तो ये गाना था, आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। अरे वाह। भूल जाए जो रास्ता थोड़ा, वापस आना दौड़ा दौड़ा, गलियां लेकर बैठी है तेरी याद था जिसको तूने छोड़ा, यादें भूल है सकता लेकिन खुशबू भूल ना पाएगा, घूम घुमा के बन के बादल लौट तू वापस आएगा, चैन मिलेगा वहीं जहां तू रुक थोड़ा सा जाएगा, घर आने से डर जाने को नहीं बना था तू। ओके, आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं, ये वर्ड्स थे उस गाने के। और मतलब मैं बड़ा खुश हूँ कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जिनकी वजह से हम एकजुट हैं, और उनके सामने पहली बार परफॉर्म करके तो मतलब मैं गदगद हो गया। मैं मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला सीन है, लेकिन अभी जागरूक हो गई है और इच्छा है कि मैं हर साल उनके सामने कुछ ना कुछ परफॉर्म करूं। नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी महाकुंभ शुरू होने वाला है और लहर तो पहले से शुरू हो चुकी है, और आपने देखा प्रयागराज में जिस तरह देश विदेश से लोग आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था एक लड़की इटली से आई है स्पेशली अटेंड करने, फॉरनर, और हमारे पूरे इंडियन अटायर में, वो साधु संत के अटायर में है। तो देश विदेश में भारत जो है महान बन रहा है, और उसकी एक वजह मोदी जी भी हैं, और जिस तरह योगी जी ने जिस तरह का एक यूपी को वो दिया है, वो एक पूरा जो कंसेप्ट है हमारा, और जिस तरह दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। तो आपका भी गाना उसमें एक महाकुंभ में गया है, तो उस पर अगर बात कर सकते हैं तो आप थोड़ा बताइएगा कि किस तरह का वो गाना है। और बिल्कुल बता सकते हैं। वो भी रिकी सर ने ही क्रिएट किया है, और उसमें मैं एक अकेला सिंगर नहीं हूँ, उसमें और भी 3-4 सिंगर्स हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, और वही महाकुंभ को प्रमोट करने के लिए कि कितनी सदियों से हमारा ये परंपरा चलती 100 साल से ज्यादा। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये परंपरा कभी खत्म हो गई थी, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए कोई ऐसा दिमाग और मतलब चाहिए था ना, वो था ही नहीं कोई जो वर्ल्ड लेवल पे अपनी संस्कृति को प्रमोट कर सके, बिल्कुल, और दिखा सके भाई हम क्या हैं। वो अब दिखा रहे हैं, और उसकी वजह से मतलब विदेशी लोग भी इंस्पायर होके हमारे कल्चर को फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ धार्मिक तौर पे भी कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल तौर पे भी कर रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, धार्मिक करें या स्पिरिचुअल करें, लेकिन करें, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वेस्टर्न कल्चर को हमने बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर लिया है ना हिंदुस्तान के अंदर, तो थोड़ा उनको भी तो कराओ भाई। तो अब होना शुरू हो गया, जो कि बाटर को लैब होना चाहिए। होना, सही वर्ड बोला आपने। हाँ, वैसा होना शुरू हो गया, और वो लोग भी हमसे मतलब दोस्ती यारी और मतलब पूरा एकदम मिलजुल के रहने वाला सीन स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। और गाने के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या नाम है, किस कब रिलीज होने? गाने का नाम है एक में अनेक, वो हो चुका है रिलीज। ओके। एक में अनेक है जी, एक में अनेक, खो के खुद को पाले आजा कुंभ आके देख, ऐसे गाना। अरे वाह। अभी मेरे को पूरा अच्छे से याद नहीं है। हाँ। तो इस कुंभ जो है 10 साल में एक बार, महाकुंभ जो 10 साल में एक बार ही आता है, तो ये अलग एक्सपीरियंस होता है हमारा। मतलब कि साधु संत इतने सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग मठों के वहां पर स्नान करने के लिए आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से। और जो मेला है वो तो अपने आप में इतिहास है। हाँ, मेले का गए हो आप? लाजवाब। नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, 20 साल में शायद जाऊंगा। ओके, नहीं यू शुड गो। बीच बीच में होते हैं, मतलब एक तो होता है बड़े वाला, जो बीच बीच में छोटे वाले होते हैं ना, उसमें मैं गया हूँ। ओके। लेकिन जो महाकुंभ जिसको हम कहेंगे, वो उसमें मैं अभी तक जा नहीं पाया हूँ, लेकिन मेरी पूरी ख्वाहिश है
इस साल गाना भी हो गया है, तो जाना बनता है। गंगा स्नान को किस तरह देखते हैं? बहुत स्पिरिचुअल है। एक चीज़ जो है, जो खराब लगती है मुझे, कि हम लोग मतलब अवेयर नहीं है अपनी मतलब नदियों को लेके, ना ही सिर्फ गंगा माँ, बहुत सारी नदियों को लेके। और हम नहीं, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करूँगा, मैं एक भारतीय हूँ, जी। और हम मतलब गंद मचा रहे हैं पूरा। उसकी वजह से हम सबको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है जीवन में। तो सबसे पहले तो ये है कि गंगा साफ रहे, सुथरी रहे, और क्योंकि वो हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई है, वो हमारे धर्म से भी जुड़ी हुई है, उनको हम माँ कहते हैं। यस। और ऐसे मतलब धार्मिक मान्यताएं बहुत सारी कि हम माँ गंगा में जब स्नान करते तो हमारे दुख दरिद्र और हमारे पाप सब धुल जाते हैं, है ना। तो अगर इस लेवल पे हम देखा जाए तो वो मतलब कि वो एक तरीके से संजीवनी है हमारे लिए, यस। है ना, बीमारियों से मुक्त करने वाली। और साइंटिफिकली भी देखते हैं हम तो बहुत सारे साइंटिस्ट का प्योरेस्ट मैंने फॉर्म वो ऑफ देखा था वाटर। हाँ। पॉडकास्ट, कि भाई क्यों वो पवित्र है, जहां से वो आती हैं, जहाँ गंगोत्री। उनकी उत्पत्ति होती है, वहाँ मतलब उनके आने रास्ते में जड़ी बूटियां हैं, है ना, तरह तरह की चीजें हैं, एल्कलाइन वाटर हो जाता है पूरा वो। हाँ, तो उस तरह से अगर हम उसको देखें तो वो साइंटिफिकली भी बहुत सही चीज है। यस। और धार्मिक तो है ही, हमारी माँ है, तो हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। और रिकी सर के साथ रह के मैं ये मतलब बहुत क्लियरली सीख चुका हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वो एक एनवायरमेंटलिस्ट है। हमको अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए, नदियों को, पहाड़ों को, झरनों को, हर चीज़ को। जी। तो हम प्रोग्रेस बहुत जल्दी करेंगे। म्यूजिक पे आते हैं दोबारा। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह पिछला साल हमने देखा कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा हाइप में रहे, चाहे वो दिलजीत दोसांझ हो, एपी ढिल्लों हो, करण औजला हो, लेकिन एक खुलासा भी किया एपी ढिल्लों ने, जो आप सही इंसान है पूछने के लिए सवाल, क्यों आप खुद म्यूजिक बैकग्राउंड से हैं और इसी कम्युनिटी से हैं। उन्होंने कहा कि टिकट्स सोल्ड आउट नहीं होती, शो सोल्ड आउट नहीं होता, जो प्रमोटर्स होते हैं वही सारी टिकटें लेके रख लेते हैं। आप मेरे को बोलो आपको किसके शो की टिकट चाहिए, मैं 2000 टिकटें आपको ला के दूंगा एक दिन पहले। तो ये काला सच, काला बाजारी का क्या ये सच बात है, या फिर जो एपी ढिल्लों कह रहे हैं वो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी या फिर हाइप के लिए कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है ये। ऐसे ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा कि शो फुल नहीं हो सकता, हाउसफुल नहीं हो सकता। शो हाउसफुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि एक सेकंड में मिल जाए, ये नहीं होता। ओके। ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, ठीक है। इतनी हाइप भी नहीं होगी किसी की कि भाई हालांकि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तीनों, ऐसा कोई मतलब एज ए आर्टिस्ट तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ सबकी, चाहे कोई भी हो। जिसको पब्लिक पसंद करती है उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है, चाहे आपको पर्सनल लेवल पे वो पसंद हो नहीं हो, ओ ठीक है। नहीं, क्योंकि बिल्कुल। अगर जनता को पसंद आ रहा है ना तो कुछ तो बात है। हाँ, तो वैसे वाला सीन है, सब अच्छे आर्टिस्ट हैं। लेकिन हाँ, ये काला बाजारी वाला सीन एकदम जैसे मेरे सीनियर्स से और उन सबसे बातें होती हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं उनसे बातें होती हैं, अंदर जब हम मतलब पर्सनल लेवल पे हम बैठ के बातें करते हैं तो ये सब बातें निकल के आती हैं। ऐसा होता है, काला बाजारी होती है। ऊपर से हम हैं इतने सारे, है ना, एक मतलब 140 करोड़ से ऊपर है। कोई बाहर विदेश में हो रही हो काला बाजारी तो समझ आए, यहाँ तो सबसे ज्यादा हो सकती है, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। 1% लोग भी आ जाएंगे ना तो संभाल नहीं पाएंगे बिल्कुल हिंदुस्तान के किसी भी कॉन्सर्ट में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल ही मतलब कि प्रैक्टिकल है, हो सकता है और होता है। और जो एक बात कही जाती है सिंगर्स द्वारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में उतना अच्छा नहीं है, और कहा गया है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, या फिर उस लेवल, क्यों आप भी परफॉर्म करते हो, आप भी लाइव कॉन्सर्ट परफॉर्म करते हो, तो बोरे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं जितना वेस्टर्न साइड पे है, और उतना अभी भारत उतना एडवांस नहीं हो पाया। तो लेकिन ठीक है, मान लेते हैं आपकी ये बात है, थोड़ी चीज़ें लैग करते हैं हम, थोड़ा पीछे हैं यूरोप से और अमेरिका से और उस तरफ की डेवलप्ड कंट्रीज से, लेकिन इतने भी नहीं, ठीक है। ये तो ये हो गया कि बहुत ही बड़े जो बहुत ही ज़्यादा लेवल के सिंगर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनके शो में भाई बहुत हज़ारों लोग आ रहे हैं। अदरवाइज क्या कोई और शोज नहीं होते हैं? बिल्कुल। रोज हिंदुस्तान में 50 शोज होते हैं, जिसमें 50 लाख से 80 लाख के कितने सारे सिंगर्स परफॉर्म करते हैं, सब आते हैं, सब अच्छे से होता है। और सरकार कितने लोगों का जिम्मेदारी लेगी? जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको लेनी चाहिए जिम्मेदारी। पैसे कमा रहा है कौन? वो सरकार तो टैक्स ले लेती है, उनको तो नहीं है वहाँ पे पर स्टेडियम तो सरकार ने बनाया, सरकार ने बनाया, वो स्टेडियम वाले भी तो पैसे लेते हैं अलग से मेंटेन करने के लिए। तो वो सब चीजें स्ट्रक्चर वाइज होनी चाहिए, बस ये है। ये मैं मानता हूँ कि स्ट्रक्चर वाइज नहीं होती है कि भाई जब ऑफ सीजन चल रहा है, एथलीट्स नहीं है वहां पे तो स्टेडियम बुक कर लिया है।
स्टेडियम बुक करने से पहले जैसा स्टेडियम होता है, स्टेडियम जब कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है उसके बाद उसकी हालत होती है अलग, है ना। वहीं पे लोगों ने प्यूक किया हुआ है, वहीं पे दारू के ग्लासेस पड़े हुए हैं, हाँ, है पूरा ना, टूटा हुआ फर्नीचर टूटा पड़ा हाँ। हुआ है ना। और जो जो क्या कहते हैं ट्रैक है, हाँ। ट्रैक में गड्ढे पड़े हुए हैं, ये सब है। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजर्स है मेरे ख्याल से तो उनको देखना चाहिए, या फिर जो भी केयर टेकर्स हैं, जो भी स्टेडियम के जो भी उसको बेच रहे हैं, जो किराए पे दे रहे हैं, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मेरे को नहीं लगता कोई कमी है। बिल्कुल। साउंड सिस्टम में थोड़ी बहुत हो क्या पता, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे अपडेट होता जा रहा है, हर तरह से चीजें आती जा रही हैं। और कुछ भी यार एकदम से नहीं हो जाता है, धीरे धीरे होता है। ये कॉन्सेप्ट ही आए हैं अभी, कितने 10 साल 12 साल पहले भी होते थे शोज, लेकिन इतने बड़े लेवल पे और जो ये सरप्राइज गेस्ट ये अब ये तो टूपाक और ड्रेक को कब के करके छोड़ चुके हैं। और क्या ये कब से मतलब कि हमारे यहाँ पे 80s 70s 80s में शुरू हुआ था, हमारे यहाँ पे बहुत लेट मामला पहुंचा है, पर अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में और अच्छा होने वाला है। मैं तो यही कहूंगा, मेरे तो यही है कि भाई ऐसी बातें मत बोलो, ठीक है। आपको फील होता होगा, आप बाहर से आए हो, आप अब रहते ही बाहर, आपके पासपोर्ट बाहर के है, अब इंडिया में आके किलोलबंदी कर रहे हो, फालतू बातें कर रहे हो, गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक करण जौहर साहब की एक बात मुझे याद आई जो उन्होंने आपको कही थी जब आप परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पे, और आपने वो डाली भी अपने सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कंपोजिशन मैंने नहीं देखी, या हो नहीं सकती थी इस गाने की। और वहीं पे मिथुन दा, जिनको अभी दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, लेजेंड, 400 से ज्यादा फिल्में अपनी जिंदगी दे दी है फिल्मिस्तान को। तो वो कैसा लम्हा था, और अभी क्या कुछ आपको अभी भी वो अप्रिशिएट करते हैं, या अपकमिंग किस बॉलीवुड फिल्म में आपकी आवाज हमें दिखने वाली इस साल? 2 सवाल हैं, पहले आप एक का जवाब दीजिए। तो जब भी कोई बड़ा इंसान जब भी आपको अप्रिशिएट करता है ना, वो एक अलग फीलिंग होती है। ऑफ कोर्स आप मुझे बोलोगे यार पाजी आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं बोलूंगा थैंक यू सो मच जी, मजा आया। नहीं तो सच है। हाँ थैंक यू। तो लेकिन जब आप बड़े लेवल पे देखते हो ना, जिनको आप टीवी में देख रहे हो, है ना, अपने लीडर्स को या फिर अपने जो भी एक्टर्स, सिंगर्स, जो भी लोग, वो लोग जब आपको अप्रिशिएट कर देते हैं ना, तो आपको एक अलग किस्म का ना कॉन्फिडेंस और बूस्ट मिलता है। तो हालांकि जब उन्होंने मेरी तारीफ करी थी, ये सब इतनी चीजें बोली थी, उसके अगले एपिसोड में मैं एलिमिनेट हो गया था, लेकिन उससे मेरे मन में एक इच्छा जागरूक हुई थी, जिसकी वजह से मैंने सोचना शुरू किया कि मैं धर्मा के लिए गाऊंगा, मैं धर्मा के लिए गाऊंगा, मैं धर्मा के लिए गाऊंगा। जब उन्होंने जिस सेकंड मुझे उन्होंने बोला था ना कि भाई जो हमारे लेजेंड्स हैं वो जिस तरह से गाते थे, वो सिर्फ गाते नहीं थे, परफॉर्म करते थे वो। और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यार तुम गा नहीं रहे हो, तुम परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारी मतलब कि अंग बॉडी में नजर आ रहा है वो, कि आप गा नहीं रहे हो, आप फील भी कर रहे हो, और आप मतलब खुश हो बहुत ज्यादा उस गाने को लेके। तो पहली चीज तो मुझे बूस्ट मिला था स्टेज के ऊपर, और मैंने सोचा था मैं तो धर्मा प्रोडक्शन के लिए गाऊंगा, चाहे आज गाऊंगा, कल गाऊंगा, कभी भी गाऊंगा। ठीक है, तो वो मोमेंट से लेके कावा मुझे नहीं पता था कि ये धर्मा प्रोडक्शन का गाना है जब मैंने गाया था, और ना ही करण सर को पता था ये वो लड़का है। ओह हाँ, देन उनको बाद में पता लगा। अच्छा, अच्छा ये वो है जिसको मैंने बोला था। नहीं वो कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनता, तो वो ये हुआ आपके साथ, वो रियल लाइफ में हुआ, रील में देखते थे, रियल लाइफ में आपके साथ हुआ। ये मैंने जैसा कहा, यही होता है जब आप बड़े लेवल पे आपकी कोई तारीफ करता है। यस, तो मैनिफेस्टेशन चालू हो जाती है। अब क्या देने वाले हैं इस साल अपने बॉलीवुड में, या इस बार ऑडियंस को कैसे इस साल एंटरटेन करेंगे? जैसा कि मैंने कहा, पिछले साल मैंने लगभग 70-80 गाने रिकॉर्ड किए, कुछ तो उसमें से आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। और डेफिनेटली धर्मा प्रोडक्शन के साथ मेरे 2-3 गाने तो इस साल। कोई बड़े सितारे का नाम, आवाज या नाम आपने? अक्षय सर ही हैं फिलहाल। अरे वाह। नहीं, उनकी फिल्म भी आ रही है स्काई फोर्स 24 को, बहुत ही कमाल की फिल्म है। 24 फरवरी? हाँ नहीं, 24 जनवरी। हाँ, या सो बेस्ट। उसी में वो अच्छा, ये भी इन्होंने हिंट दे दिया एक ऑडियंस को। एक और नॉट मतलब श्योर, ओके, नॉट श्योर अबाउट दिस, बट वो देखते हैं 24 को पता चलेगा जब फिल्म रिलीज। एक और सवाल मेरा आपसे है कि जब आपने अभी जिक्र करे थे कि मेरे भी आइडियल्स थे कुछ जब मैं बड़ा हो रहा था, या म्यूजिक की तरफ रुझान जब आया, तो कौन है आपका फेवरेट, किसको सुनते आए बचपन से? सबसे पहले जो मैंने स्कूल में जिसको सुन के मेरा दिमाग खराब हुआ था सिंगिंग के लिए, वो हमारे कैलाश खेर जी। ओह, तो कैलाश सर को मैंने सुना पहले, तो वही पॉपुलर गाना तेरी दीवानी, है ना। फिर उसके नहीं, वो गाना किसके लिए सुना?
किसी के लिए नहीं, मैंने अच्छा। गाने के लिए, मतलब ऐसा हुआ था कि एक एनुअल फंक्शन था हाँ। और मैं गाता, मतलब मैं कभी भी ना, मैंने प्रोफेशनली गाने के लिए सोचा नहीं कभी ओ। कि मेरे को प्रोफेशनली गा, बचपन में तो बिल्कुल, मतलब क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई कोई बताने वाला नहीं था कि भाई तू अच्छा गाता है, इसमें मेहनत कर, उसमें मेहनत कर, तो कोई आइडिया नहीं था। 12वीं क्लास तक तो मुझे पता ही नहीं था मुझे जीवन में करना क्या है, पढ़ाई में मैं इतना अच्छा था नहीं, तो बस जैसे जैसे चल रही थी कहानी वैसे वैसे चला रहे थे। तो एक एनुअल फंक्शन में सिंगर गाने वाला था, वो सिंगर बीमार पड़ गया, ओके। और पैट्रियोटिक गाने थे, तो मुझे बुलाया कि यार वो गाता रहता लड़का, उसको पकड़ के लाओ। अपने क्लास वास में बैठ के गाता रहता था, मैं दोस्तों यारों के साथ ऐसे टेबल बजा के, तो लेके आए मुझे, उन्होंने बोला कि भाई गाना गाना है। मैंने कहा सर मैं तो नहीं गाता हूँ पैट्रियोटिक्स, सॉरी। अच्छा। इतना देशभक्ति मेरे अंदर थी नहीं उस वक्त, क्योंकि अच्छा। अकल ही नहीं थी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अब कोई और मिल नहीं रहा है, वो बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया है, अब आपको गाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे पैसे भी देते उस चीज के लिए, अरे वाह। मनाने के लिए, मुझे मनाने के लिए। तो मेरा पहला मोटिवेशन वो था, ऑनेस्टली, पैसे मिल रहे, पैसे मिलेंगे यार, क्या बात है। मैंने 1-2 पैट्रियोटिक गाने प्रिपेयर करे, और मेरे को पहली बार ही अलाउ किया किसी ने एनुअल फंक्शन में नॉन पैट्रियोटिक गाना गाने के लिए, और वो था तेरी दीवानी। अरे वाह। तो मैंने वो जब गाया ना स्टेज के ऊपर, तो सबकी जो एक्सप्रेशन थे, स्टूडेंट्स से लेके टीचर्स, प्रिंसिपल, हर कोई, वो लोग डिसाइड कर चुके थे सिंगर बनेगा। अरे वाह। हाँ, तो एक्चुअली में वहां से हुआ शुरू। तो मैं जब गा के उतरा तो भाई सब तो ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे मैं पता नहीं कितना बड़ा स्टार हुआ है ना, प्यार कर रहे हैं। अगले दिन से मेरा ट्रीटमेंट चेंज हो गया स्कूल के अंदर, है ना। अरे वाह। हाँ, मतलब नकलें भी मेरे को टीचर ही करवा रहे थे उसके बाद। अच्छा। तू तो पढ़ने में जीरो है, ले कर ले, पास हो जा, ऐसे करके। तो फिर ये होता है ना कि जब ऐसा आपका ऑरा बन जाए स्कूल में, तो फिर फीमेल जो है वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि अगर कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है तो उस समय कोई बोला किसी ने, तो आपने बोला नहीं नहीं सॉरी, टॉक टू माय मैनेजर अपने बेस्ट फ्रेंड से। अभी देखो पॉपुलर हो गया लड़का, लेकिन अकल अभी भी नहीं है। अच्छा। ओके। तो अकल नहीं थी। हाँ, बट ये भी एक कोइंसिडेंस है, प्रिंसिपल से लेके पीएम मोदी जी के आगे गाने का सफर। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अभी हमने देखा पिछले साल यो यो हनी सिंह, हम सभी ने सुना, आपने भी जरूर सुना, ब्लूटूथ एरा उनको कहा जाता है। तो हनी पाजी को आपने कब एक्सप्लोर किया, और उनका कौन सा आपका पसंदीदा गाना है? क्योंकि अब वो दोबारा से बीच में बीमार हो गए थे 7-8 साल उनकी जिंदगी की, तो वो कमबैक की कोशिश कह रहे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैंने एक टाइम पे जनता पागल की थी मैं दोबारा कर पाऊँ। हालांकि वो बहुत अच्छी बात है एज अ इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन। तो हनी पाजी को कैसे एक्सप्लोर किया था आपने? हनी पाजी जब स्टार्टिंग में चल रहे थे ना, बिल्कुल नहीं पसंद थे मुझे। अच्छा, क्यों? क्योंकि एक ना अलग मेंटालिटी सेट हो गई थी दिमाग के अंदर, क्या ये रैप वैप अच्छे नहीं होते, है ना, ये सब हमारा कल्चर नहीं, गोरों का कल्चर है। क्योंकि उस समय नया नया म्यूजिक में आके हमने चीजें शुरू करी थी। तो जो गुरुजन थे हमारे, जो मतलब कुर्ते पजामे वाले थे, उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट थी, तो आपकी संगत से आपका विजन डेवलप होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा था। कुछ गाने थे जैसे ब्राउन रंग, तो ऑब्वियसली तगड़ा गाना। एक था अल्फाज भाई के साथ रो रो के गुजार दे। एक गाना था यार बतेरे, वो वाला रैप, ओ भी वैसा गया, वो सब वो खतरनाक लगता था। और एक था जंजीर सोने दी, वो पॉपुलर नहीं है इतना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तेरी मेरी हक दी कमाई तेनू रास नहीं आई, तेरी बदली जो अख मेरी अख भर आई, मुझे याद है पूरे अभी भी। तो फिर मेरे हनी बाजी बहुत मतलब कि पसंदीदा बन गए थे, लगभग 12-13 के आसपास। और उसी टाइम पे उन्होंने आतंक मचा रखा था हर जगह पे, ना, पागल थे लोग। जहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी परफॉर्म करे थे, बैन हो गए थे हमारे नॉर्थ कैंपस में। और मतलब क्योंकि मुंबई में भी जब पुलिस आ गई, बहुत हो गए थे ना, उस क्राउड इतना ज्यादा आ रहा था, और मतलब कि लिमिट से ज्यादा क्राउड आ रहा था, दीवार टाप टाप के लोग जा रहे थे कॉलेज के अंदर, भाई लाइब्रेरीज में पता नहीं क्या हो रहा है इधर उधर। तो उस चक्कर में उनको बैन कर दिया था। लेकिन वही एरा था खतरनाक वाला उनका, और वो देसी कलाकार, वो सब देसी कलाकार, और हाँ वो सारे गाने तो मुझे बहुत पसंद है हनी बाजी। और आज वाले ये मिलेनियर भी बहुत सही लगा मुझे। और वो कौन सा है हमारा पैराडॉक्स के साथ, पायल भी बहुत अच्छा है। जट महकमा बहुत अच्छा है। जट महकमा भी अच्छा है। तो मतलब ये पूरी एल्बम ही मुझे ग्लोरी बहुत सही है। मतलब 3-4 गाने, ऐसा नहीं कह सकते हम सारे गाने एक एल्बम के सारे गाने तगड़े निकल जाए, 2-3 भी निकल जाते हैं ना तो मामला सेट हो जाता है। तो उनका
वापस कमबैक हो चुका है। अरे वाह, क्या बात। 2 सवाल आखिरी आपसे। एक तो मुझे बताओ, ये दिल के सवाल है, मैं कोई वो लिख के नहीं लाया हूँ। हाँ। ये मैं पूछ रहा हूँ कि लड़ाइयाँ क्यों होती हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में? अभी देखा हमने पिछले साल पूरा लड़ाइयों में गया। हनी बोल रहे कोई कह रहा है किसी का कमबैक नहीं हो रहा, कोई किसी को कह रहा है हम आपके पापा हैं, कोई कुछ। ये क्या चल रहा है ये म्यूजिक इंडस्ट्री में? ज्यादातर तो ये जो लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई है ना, ये हाँ। लड़ाइयाँ होती थी पहले भी, लेकिन इस लेवल की नहीं होती थी। हमने सारेगामापा में देखी लड़ाई, हाँ। है ना, सिंगिंग के मामले में ये अच्छा गा रहा है ना, इस्माइल दरबार सर हाँ। से भाई हिमेश सर लड़ हाँ, रहे हैं, हिमेश सर, हाँ। हिमेश सर से विशाल दत्तानी हाँ। सर लड़ रहे हैं, वो एक अच्छी लड़ाई लगती थी मुझे। लेकिन जो रैप कल्चर में लड़ाई होती है ना, कभी कभी मुझे लगता है कोई थोड़ा ज्यादा हो रहा है। एक दूसरे को नीचा कब तक दिखाते रहोगे? म्यूजिशियन हो यार तुम, नहीं, कोई पर ये कोका-कोला थोड़ी ना बेच रहे हो। ये सच्ची होती है या फिर पीआर स्टंट होता है? ये सच्ची भी होती है और पीआर स्टंट भी होता है, दोनों है, मिक्सचर है। हाइप में बने रहने हाँ के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखो सबको पता है इन लोगों की आपस में Rivalry है। हाँ rivalry है, और मतलब कुछ बसड़ हुई है इनके जीवन में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है पास्ट में, हाँ। तो वो सब याद रखते हैं। हमारे एरा के लोग, हम उनके साथ के हैं ना, तो हम सब याद रखते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, जैसे टेनिस चल रहा हो। पर लोगों को मजा भी आता है बहुत। मजा आता है, तो किसको नहीं आता लड़ाई? फैन आर्मियां बनी हुई हैं। अभी नुक्कड़ में लड़ाई हो जाए कोई, हाँ। है ना, जेसीबी की खुदाई के बाद लोग खड़े हो जाते हैं, 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन व्यूज। हाँ, तो जस्ट लड़ाई देखने के लिए लोग खड़े होते हैं, तो ये तो बड़ा मजेदार है। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए, तो हर जगह होता है, खट्टा मीठा होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ज्यादा नहीं है भाई, बिल्कुल ही पर्सनल लेवल पे उतर जाओ। और इसका मैं मानता हूँ एक और वजह हो सकती है जो है, क्योंकि मैंने भी फील करी है, मैं भी फील करता हूँ ना यार ये आर्टिस्ट इतना अच्छा नहीं है, मेरे भी मन में आती होगी ना कोई, क्योंकि म्यूजिक बहुत सब्जेक्टिव चीज है। हो सकता है कि मैंने जो गाया है वो आपको पसंद आए, इनको ना आए, हाँ। है ना, तो ये भी एक वजह हो सकती है। बहुत सब्जेक्टिव है संगीत, किसी को क्लासिकल पसंद है, किसी को रॉक पसंद है, किसी को पॉप पसंद है, किसी को रैप पसंद है, किसी को हिप हॉप पसंद है, किसी को ट्रांस पसंद है ना, तो सबका अलग अलग एक फ्लेवर है। मेरे को सारे तरह की म्यूजिक पसंद है, ओके, सिर्फ वल्गैरिटी थोड़ी सी ना हो, मतलब ट्रांस लेवल भी। हाँ, अच्छा, रॉक सब, ओके, सब कुछ। आजकल तो हम फोक गाने ट्रांस में करते हैं, हाँ। मतलब कि ये लगा लो आप, बम लहरी गाना है हमारा कैलाश सर का, उसको रिक्रिएट किया था, मतलब लेकिन हम एक डिफरेंट लिरिक्स वगैरह, सब म्यूजिक डिफरेंट वगैरह, वो ट्रांस आप सुनना। ओके, रिकी सर से, रिकी के सुधीर यदुवंशी करके आप डालेंगे, ठीक है, पे मिलेगा बम लहरी। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे ये है कि एक डायलॉग है फिल्म में कि अगर किसी को रॉकस्टार या सुपरस्टार या सिंगिंग में कुछ बनना है तो उसका दिल टूटना बहुत ज़रूरी है, तो आपका टूटा है दिल? क्योंकि आपने सारे मुझे गाने वही बताए, जो चाहे वो कैलाश खेर के साहब के हों, चाहे वो हनी पाजी के हों, खर्चे करांदी सी वो भी मैं सैग, ये सब में सैडनेस है, तो क्यों दुखी हो आप? देखो एक हद तक ये बात सही है, ओके, लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है। नहीं, आप वो मेरा काम है सवालों को घुमाना, क्वेश्चंस को घुमाना, आप जवाब दीजिए। मुद्दे पे आइए आप। हाँ, मतलब कि होता है ऐसा। आपका टूटा है, कह सकते हो, हाँ, दिल टूटे आशिक को। 90% आज के हाँ, जमाने में मिलेनियल जेनजी दोनों, दिल टूटेगा ही टूटेगा। हमारे मम्मी पापा वाला जमाना गया, हाँ, उस समय मतलब लास्ट जनरेशन होगी शायद हमारे मॉम डैड की, उसके बाद वाली जो भी जनरेशन है, या उसके बाद से बाद वाली है, मतलब 2000 के बाद वाली जो भी है पैदा हुए हैं जेनजीज, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम उन लोगों के साथ बैठते हैं और उनकी सोच समझ जानने की कोशिश करते हैं, तो हमको समझ में आता है ये क्या है भाई, बिल्कुल ही अलग है, ये तो हमारे सोच से बिल्कुल मैच नहीं करते। अब तो बहुत सारी चीजें आ गई है, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, बेंचिंग, ये वो आपको तो पता नहीं होगा, या आप जानना भी नहीं चाहते होंगे। एक्चुअली में नहीं पता है मुझे, सिचुएशनशिप का थोड़ा सा मतलब पता है, किसी तो मूवी में देखा था, क्योंकि इसलिए कि भाई इश्क विश्क रिबाउंड में आपने देखा होगा शायद, तो कि भाई सिचुएशन के हिसाब से वो रिलेशनशिप है कि भाई मैं इसके साथ खुश हूँ तो उसके साथ खुश है, जब हम साथ में आ जाएंगे तो हम साथ में खुश हो जाएंगे। तो ठीक है, लेकिन ये मतलब उतना, मतलब मेरे हिसाब से दिल टूटना जरूरी है, दिल टूटना तो जरूरी है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है ना, वो सिचुएशंस आपको याद आती है तो आपको फील होती है वो चीजें, आप गाते वक्त उसको फील कर सकते, और फिर उसके हिसाब से म्यूजिक भी चेंज होता है, चैनल। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आखिरी सवाल आपसे मेरा, दिल्ली आप आए हैं, आप काफी समय यहाँ पे रहे हैं, आपकी पुरानी यादें इस शहर से,
अभी सर्दी का मौसम है, दिल्ली की सर्दी के लिए लोग तड़पते हैं कि इसको महसूस कर पाएं। आपको दिल्ली का वेदर कैसा ट्रीट कर रहा है और क्या खाना चाहेंगे? कितने बड़े फूडी हैं आप? क्या खाना पसंद है दिल्ली का खासकर, क्योंकि जो बॉम्बे में नहीं मिलता वो दिल्ली में मिलता है। बड़े दिल की बात बोल रहे हो आप। मतलब ऐसा होता है क्योंकि मैंने हमेशा ना पूरा पूरा जीवन यहीं पे ही है, हाँ। दिल्ली में ही। मैं पहले बहुत ज्यादा घूमा भी नहीं, स्कूल के बाद कॉलेज में भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ जीवन में एडवेंचरस जैसे होता है ना, बच्चे घूमने जा रहे हैं, इधर चले गए उधर चले गए, पहाड़ों ये पे जवानी चले है गए, दीवानी वाला। हाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ। नॉर्मल साधारण सी जिंदगी, क्योंकि साधारण ही हमारा परिवार, पापा खतरनाक हमारे इतने, हाँ मतलब उनसे भी डर के रहना, कुछ भी पूछ के करना, वो सब होता था। तो कहीं गए नहीं, कुछ नहीं हुआ, दिल्ली में ही रहे हमेशा। तो दिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार है और दिल्ली की सर्दी से उससे भी ज्यादा प्यार है। लेकिन मुंबई में जाके, वो कर्म भूमि है, ये जन्म भूमि है, वहां पे जाके एक अलग तरह का जीवन जिया। और फूड जो है वहां पर, वो ऑब्वियसली मुझे सूट नहीं करता, या दिल्ली वालों को, नॉर्थ वालों को बिल्कुल सूट नहीं करता है, मजा नहीं आता खाने में। तो घर पे बना के खाता हूँ पहली बात, तो बाहर का नहीं खाता हूँ। नहीं, फिर भी स्ट्रीट फूड जो ऐसा नहीं है कि... मुंबई का नहीं, यहाँ यहाँ तो मैं आते पागल हो जाता हूँ। अच्छा। छोले कुलचे, छोले भटूरे से स्टार्ट होते हैं मामला। हाँ, कहाँ के वो भी चापें बताना थोड़ा। आती हैं। कहाँ के ये भी बताना, क्योंकि लोग ट्राई करेंगे। मैं ज्यादातर ना, मैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं नहीं नहीं, रेडी की बात करें। स्ट्रीट पे, हाँ। स्ट्रीट पे ही मजा आता है खाने। अच्छा। फ्रेश आता है मामला, वो दिन के दिन खत्म। अच्छा, एक तो आपने बता दिया छोले कुलचे, और छोले कुलचे हैं, छोले भटूरे हैं, चाप है, ओके। अपना अमृतसरी कुलचे हो गए। और मेन कोर्स में चावल और वैसा कुछ, छोले हाँ, चावल, तो राजमा चावल, मखनी है, पनीर बटर मसाला है, वेजिटेरियन हाँ, में चाप मसाला है, और मिक्स वेजिट, ये तो मतलब वही वाली चीजें हो गई। पाव भाजी दिल्ली वाली ओ, है ना, और राज कचौड़ी, भरवा, गोलगप्पे, और मोमोज दिल्ली के वर्ल्ड फेमस। मोमोज मैंने अभी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन मैंने बंद कर रखे। बंद किए हुए हैं। हाँ। और मीठे में क्या पसंद है? गुलाब जामुन। नहीं, दिल्ली का स्पेशल कुछ? दिल्ली का तो रबड़ी फालूदा। हाँ बिल्कुल, जलेबी, रबड़ी जलेबी। रबड़ी जलेबी, ओ वाओ। सो अभी तो लिस्ट लंबी होती जाएगी, बहुत सारी बट हाँ अभी लंच का भी टाइम हो गया है। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सुधीर जी, जिस तरह आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी जर्नी है, उसको देख के लोग काफ़ी कुछ, कोई लोग जो है इंस्पायर होंगे कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक दिल्ली से मुंबई में अपना नाम बनाना, और जो आपकी लाइन थी कि रियलिटी शोज से लोगों के दिलों में अपनी रियलिटी बनाना, वो एक सफ़र बहुत ही अच्छा था। और ऐसा ही कमाल का म्यूज़िक हमें सर्व करते रहिए, आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए और इस साल के लिए। और अभी से हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, और आप सभी का प्यार मुझे मिले, आशीर्वाद मिले, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर सकूं और आगे बढ़ सकूं और ज़्यादा गाने आप सभी के सामने लेके आ सकूं। बस यही मेरी प्रार्थना है आप सभी से। जय महाकाल।